सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी के क्लास में। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट के पाठ 12 मिठाई वाला का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ मानवीय रिश्ते पर आधारित है। इस पाठ के अंतर्गत एक व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो अपनी बच्चों की मृत्यु के पश्चात गांव-गांव और गली-गली में खिलौने, मिठाइयाँ और बांसुरी बेचता होता है। चूँकि उसके बच्चों की मृत्यु हो गई रहती है, इसलिए वह मिठाई और खिलौने बेच करके अपना मन बहलाता है। जब गांव के बच्चे उसके पास मिठाई और खिलौने लेकर के दौड़े-दौड़े और प्रसन्नचित्त मुद्रा में आते हैं, तो वह अपने बच्चों की छवि उन बच्चों में देखता है और वह अत्यंत प्रसन्न होता है। बच्चों की इस प्रसन्नता में वह अपने मन के सुख का अनुभव करता है। तो हम लोग आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी जब वह गलियों में घूमता रहता है तो वह बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया। आपको पता है कि जब हमारी गलियों में, हमारी मोहल्ले में जब खिलौने वाले आते हैं तो एक स्वर में बोलते हैं। अगर वो कुछ भी बेचते रहते हैं तो वह एक स्वर के साथ बोलते हैं। इसी प्रकार से जो खिलौने वाला होता है वह भी एक स्वर में बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस शब्द को जब बच्चे सुनते हैं तो वह विचित्र होते हैं, बहुत ही आश्चर्य होते हैं। जब जो खिलौने वाला होता है मधुर ढंग से गा कर के कहता है, इसको सुनते ही छोटे छोटे बच्चों में हलचल मच जाती है और जो औरतें होती हैं वह अपनी गोद से जो युवतियाँ होती हैं वो चीखों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती हैं। चीक चीक एक शब्द दिया हुआ जिसका अर्थ होता है बांस की जो तीलियों से बना हुआ पर्दा होता है वही। चूँकि यह कहानी बहुत ही पहले की है, इसलिए जो गांव में पर्दे लगे रहते हैं वह बांस की तीलियों के पहले लगे रहते थे। इसलिए लेखक इसमें कह रहे हैं कि जब खिलौने वाला आता है तो उसके देख करके जो औरतें होती हैं वह अपनी गोद में जो बच्चों के लिए रहती हैं वो उनको उतार देती हैं और पर्दे के आड़ से उसको देखती हैं। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, तब वह खिलौने वाला कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता था। जब बच्चे उसे देखने लगते थे और बच्चे मतलब उनकी जब भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, बच्चे जब ढेर सारे आ जाते थे तो वहीं पर खिलौने वाला एक जगह रुक करके अपनी खिलौने की पेटी को खोल देता था। यह देख करके बच्चे बहुत ही पुलकित हो जाते थे, आनंद हो जाते थे, खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे, पूछते थे इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि पता आपको जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी आवाज़ जो होती है वो तोतली में निकलती है, इसलिए बोलते हैं बच्चे इचका दाम का है, यानी इसका दाम क्या है। और इचका मतलब वो जब विभिन्न प्रकार के उसमें खिलौने देखते हैं तो पूछने लगते हैं उत्साहित होकर के कि इस खिलौने का दाम क्या है और उस खिलौने का दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता था। जब उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से वो पैसे लेता था तो उसे अपने बच्चों की छवि दिखती थी उन बच्चों में। इस प्रकार से बच्चे खिलौने लेकर के उछलने कूदने और प्रसन्नचित्त लगते थे और फिर अंत में वह खिलौने वाला खिलौने बेच करके और गाते हुए चल देता था। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति यानी जब सागर में जिस तरह हिलोर आती है, लहर आती है, तो उसकी लहर जो होती है वो एक छोर से दूसरी ओर पहुंच जाती है।
उसी प्रकार से जब खिलौने वाला आता था तो उसकी जो आवाज़ होती थी, उसके गाने की जो धुन होती थी, ध्वनि होती थी, वह गांव के इस गली से लेकर के अंतिम गली तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती थी। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। इसमें एक राज बहादुर एक व्यक्ति हैं, उनके बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके बच्चे भी एक दिन घर पर खिलौने लाते हैं। उनके 2 बच्चे रहते हैं, चुन्नू और मुन्नू। वे दोनों अपने हाथ में हाथी और घोड़े लेकर के अपने घर भर में उछलने लगते हैं। जब उनकी माँ रोहिणी उन्हें देखती है तो कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रहती है। यानी उनकी माँ जब उनके हाथी घोड़े के खिलौने देखती है तो वो देखती रह जाती है। फिर उनसे बच्चों को बुलाकर पूछती है, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में। यानी जब उसकी माँ रोहिणी जब देखती है कि इनके हाथ में हाथी और घोड़े के खिलौने हैं तो वो पूछती है कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोलता है 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या पड़ती। यानी एक बार उसके दिमाग में आता है कि अरे इतने कम पैसे में, फिर वह अपने काम में लग जाती है। 6 महीने बाद, इसके पहले जो भी खिलौने वाला था उसके बारे में बताया गया कि जब खिलौने वाला आता है तो बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह किस प्रकार से गा गा करके गलियों में खिलौने बेचता है। अब 6 महीने बाद का बताया गया है कि 6 महीने के बाद से क्या घटना घटती है। नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। यानी 6 महीने के बाद से एक मुरली वाले के आने का समाचार आया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली वाला मुरली बजाने में भी उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। यानी जब 6 महीने बाद गांव में एक मुरली वाला आता है जिसका समाचार पूरे जगह फैल जाता है, मतलब पूरे गांव में फैल जाता है, क्योंकि वह मुरली बजाने में उस्ताद रहता है, मास्टर रहता है। तो उत्तर मिलता है, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी। यानी जब मुरली वाला आता है गांव में तो सब आपस में बात करते हैं कि वह मुरली वाला कौन है, उसकी उम्र क्या है। फिर उसी में से कोई कहता है कि 30 वर्ष की होगी उसकी उम्र, और वह एक गोरा सा युवक है जो बहुत ही दुबला पतला है और उसने बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। मतलब यानी वह अपने सर पर रंगीन कलर का साफा बांधता है, पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, वही होगा। यानी कुछ कहते हैं कि वही मिठाई वाला है जो पहले खिलौने बेचा करता था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर जब मिठाई वाला आता था तो क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर जब 6 महीने बाद जो मुरली वाला आया उसकी भी स्वर कुछ उसी के समान थी। वह भी यही बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। क्यों? क्योंकि खिलौने वाला भी यही कहता था, बच्चे को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर आए या ना आए। मतलब उसे लगता है कि वह मुरली वाला अब पता नहीं इधर आएगा या नहीं, इसलिए वह चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरली लेना चाहिए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। जो विजय थे वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? यानी विजय ने
उसकी मुरली का भाव पूछा कि वो मुरली कितने पैसे में दे रहा है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। इसी तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। हम दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। यानी जब मुरली वाले को सब देखे तो किसी की टोपी गली में गिर गई और किसी का जूता ही छूट गया। जब उसको देख करके बच्चे बहुत प्रसन्न हुए जो मुरली वाला आया था और सब कहने लगे हमें दो, हमें दो। जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा किसी खिलौने वाले, किसी मिठाई वाले को ऐसे गली में बेचता हुआ देखे तो क्या कहता है? पहले कहता हमें चाहिए, हमें चाहिए। सारे बच्चे ऐसे बोलने लगते हैं। इसी प्रकार से सब बोलने लगे हमें दो, हमें दो। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा और बोला अब तो मुरली वाले की बात ही अलग है। वो तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और वो खुशी से गदगद हो उठा। हाँ हाँ, सबको देंगे। उसने बोला कि हाँ मैं सबको दे दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा बाबूजी। क्योंकि विजय बाबू ने उसकी मुरली का हिसाब पूछा था, इसलिए मुरली वाला थोड़ा बच्चों में व्यस्त था उनको बताने के लिए कि मैं सबको दूंगा। इसके बाद से वो कहता है विजय बाबू से कि हाँ विजय बाबू, आपने क्या पूछा? कि सबको तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही ये मुरली दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। जैसे आपको पता है कि जब ऐसे आते हैं हमारे मोहल्ले में, कुछ भी कोई बेचने आता है तो क्या बोलते हैं कि हम आपको मतलब वैसे तो हम इतने में दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा कम करके देखते हैं। तो इसी बात पर विजय को लगता है कि वो उन सबों की झूठ बोलने की आदत होती है। वे सबको इतने ही में देते होंगे, लेकिन हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? लगता है एहसान कर रहे हैं। मुरली वाला मुस्कुराकर अचकचा कर बोला बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। मतलब उसने कहा कि बाबूजी, इसके जो असली दाम है वो सच में 3 पैसे ही हैं। आप कहीं से भी इसे 2 पैसे में नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ। और फिर उसने ये भी बताया कि चूंकि उसने 1000 मुरली बनवाई थी, इसलिए उसका भाव कम पड़ा था। विजय बाबू बोले अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल कर दो। उन्होंने अपने दोनों बच्चों चुन्नू और मुन्नू के लिए 2 मुरली निकालने के लिए कहा। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों की झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। यानी जब विजय बाबू अंदर चले गए मुरली लेकर, तो मुरली वाला बाकी बच्चों को भी देर तक मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली दिखाकर देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यही लो। तुमको वैसी न चाहिए या नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। पैसे नहीं है? अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, यह तो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल कर रखी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस मुरली वाले फिर आगे, यानी वह सब बच्चों से बात करता था और सब बच्चों से बहुत ही प्रेम भाव से बात करता था। अगर मान लो किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वह कहता था अच्छा ठीक है, मैं यहीं ठहरा हूँ, यहीं रुका हूँ, तुम अम्मा से अपने पैसे लेकर के आओ। यह कहते हुए वह मुरली वाला जो रहता है वो आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यानी आज जो रोहिणी है वह जो मुरली वाला है उसकी सारी बातें सुनती है और उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखती है।
फिर वह विचार करती है कि इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला तो कभी इधर नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न करा दे सो थोड़ा। यानी वह विचार करती है कि इतने सस्ते में वह बेचता भी है, वह कितना भला आदमी जान पड़ता है। उसके मन में ये सब बातें आती हैं कि वह देखने से तो बहुत भला लगता है। फिर वह सोचती है, अच्छा समय समय की बात है। रोहिणी को लगता है कि वह बेचारा एक तरह तरह समय का मारा हुआ है, यानी उसके पास वह बहुत ही निर्धन है, गरीब है, जिससे वह अपना जीवन यापन करने के लिए यह मुरली बेचता है। पेट जो न कराए, वो कहती है कि पेट जो है वो क्या ना करा दे, कौन सा समय ला दे, यह कोई नहीं जानता है। इस प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं मुरली वाले को देख करके। 8 महीने बाद, अब 8 महीने के बाद की चर्चा हो रही है। 6 महीने में क्या हुआ और उसके बाद से 8 महीने में सर्दी के दिन थे। 8 महीने के बाद से उसके बाद से जब सर्दी के दिन आए, रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी सबसे पहले यही था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर 6 महीने बाद सुनाई दिया था मुरली वाला। अब 8 महीने बाद से फिर से गली में फेरी वाला जो आया, वह बोलने लगा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, क्योंकि मिठाई वाला मतलब गली में आता था, इसलिए रोहिणी के लिए क्या सभी के लिए लगभग जो मिठाई वाले का स्वर था वह परिचित सा था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आई और आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट तो आ गया, बोला, माँ जी कितनी मिठाई दूँ? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और जायकेदार भी हैं, मतलब मज़ेदार हैं। इन गुड़ों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती हैं। मतलब यानी वो जो मिठाई वाला रहता है अपनी मिठाइयों की विशेषता बताता है कि जो हमारी मिठाइयाँ हैं कुछ खट्टी हैं कुछ मीठी हैं, और इसके अतिरिक्त भी वो खांसी है उसको भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? 1 पैसे की 16 देता हूँ। और वह अपना भाव भी बताता है कि 1 पैसे में मैं 16 मिठाइयाँ देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। वो बोली कि 16 बहुत कम है, मुझे 25 चाहिए, 25 दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतने भी कैसे देता हूँ, यह मैं आपको क्या, मतलब वो कहता है कि इतने भी मैं क्यों देता हूँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ। खैर अधिक तो न दे सकूँगा। और वह बात को काट करके बोलता है कि अब मैं इससे अधिक नहीं दे सकता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। और रोहिणी दादी के हाथ में 4 पैसे देकर के कहती है कि 4 पैसे की ले लो, अभी भी वो बहुत सस्ता दे रहा है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। यानी जब उसे मिठाई वाला उसका आवाज़ का लगा कि वही मिठाई वाला था जो पहले आता था, तो वो उससे पूछ पड़ती है। इस पर मिठाई वाला जो रहता है वह उत्तर देता है कि हाँ, मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने लगी। अधीर हो उठी। वह बोली, इस काम में मिलता क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यह मैं चाहता भी हूँ। यानी वह अपने भावों को व्यक्त करने लगता है, क्योंकि जब बच्चे उससे खिलौने लेते हैं और वह उनकी छोटी छोटी उंगलियों से, छोटे छोटे हाथों से जब वो पैसे लेता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। क्यों?
क्योंकि वह उन बच्चों में अपने बच्चों की छवि को देखता है। इसलिए वह भावुक होकर के कहता है कि हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मुझे कभी संतोष होता है और मुझे इसमें असीम सुख की प्राप्ति होती है जो मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। तो रोहिणी कहती है, मतलब कैसे तुम्हें सुख, इतने में कैसे सुख मिलता है और कैसे तुम संतोष प्राप्त करते हो, यह भी बताओ। तो मिठाई वाला बोलता है, अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। वह अपनी बात को काट करके कहता है कि अब मतलब वो सब बातें व्यर्थ हैं, अब उन्हें छोड़ो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। वो बोलता है कि जब मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं इसमें क्यों संतुष्ट रहता हूँ खिलौने बेचने में और मुझे क्यों संतोष मिलता है, तो इन बातों को जब तुम जान लोगी तो तुम्हें भी दुख होगा, इसलिए उन बातों को छोड़ो। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। रोहिणी कहती है कि जब तुमने इतना बता दिया तो और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मैं और भी मिठाइयाँ ले लूँगी, गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। यानी जब वह उसे बहुत ही कहती है, कोशिश करती है इससे पूछने के लिए, तब वह बताता है, मैं अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। अब वह मिठाई वाला अपनी कहानी बताता है कि वह क्यों खिलौने और मिठाइयाँ बेचता है। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। वह बताता है कि मैं अपने गांव का बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति था। हमारे पास व्यवसाय भी, गाड़ी घोड़े सब थे, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था, सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। वह अपने परिवार के बारे में बताता है और कहता है कि हमारी स्त्री भी थी, उसकी पत्नी भी थी और 2 छोटे बच्चे भी थे, और उसका जो परिवार था वह बहुत सुखी था। उसके जो 2 छोटे बच्चे थे वो इतने सुंदर थे जैसे कि सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, और जब मेरे बच्चे जब किलोल करते थे, हंसते थे तो उनके हंसने से घर में अलग ही माहौल होता था। विधाता की लीला अब कोई नहीं है। वो कहता है कि विधाता की कैसी लीला है कि अब हमारे पास कोई नहीं है, ना ही पत्नी है, ना ही बच्चे हैं, प्राण निकले नहीं, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वो कहता है कि वो तो मर गए, लेकिन हमारे प्राण नहीं निकले, हम नहीं मरे, इसलिए अपने बच्चों को खोज में निकला हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं। मतलब वो कहता है कि अगर उनका जन्म हुआ होगा तो इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं हुआ होगा। उसको यह एहसास होता है कि जो बच्चे हमारे पास खिलौने लेने आते हैं, उन्हीं बच्चों में उनका जन्म हुआ होगा। इसलिए इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इनमें उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वो कहता है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जो पास नहीं है, यानी उसके पास बच्चे नहीं हैं, तो बच्चों के लिए मैं यह कार्य करता हूँ, मैं खिलौने बेचता हूँ, क्योंकि जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो अपने बच्चों की छवि मुझे नज़र आती है। रोहिणी ने अब मिठाई वालों की ओर देखा। उनकी मिठाई वाले की इस बात को वह सुनती है ध्यान से, और वह मिठाई वाले की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी, यानी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और उसी समय चुन्नू और मुन्नू जो रोहिणी के बच्चे रहते हैं, वो आकर के मिठाई वाले से मिठाइयाँ मांगने लगते हैं। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया। जब वह रोहिणी को अपनी सारी कहानी बता देता है तो चुन्नू मुन्नू के द्वारा लिया गया मिठाई का वह पैसा नहीं लेता है। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और वह आगे बढ़ने लगता है। और उसका जो मधुर स्वर होता है, मधुर गीत के साथ जब वह मिठाई बेचता है
बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार से वह इसी धुन में आगे की ओर बढ़ जाता है। तो बच्चों, यह था आपका पाठ मिठाई वाला। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।